नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। कोई भी सेक्टर कैसा चलेगा ये निर्भर करता है कि उसको सपोर्ट कैसा मिलता है। सपोर्ट कैसा मिलेगा ये निर्भर करता है कि टीम कैसी है, और टीम कैसी चलेगी ये निर्भर करता है कि उसकी लीडरशिप कैसी है। तो आज हम क्रेडाई के चेंज ऑफ गार्ड बहुत बड़े इवेंट में हैं। टॉप लीडरशिप चेंज हुई है और हमारे साथ पूरी लीडरशिप है। मैं आपका परिचय कराता हूं उनसे। हमारे साथ बमन ईरानी सर हैं जो अब चेयरमैन हो चुके हैं, पहले प्रेसिडेंट थे। शेखर पटेल सर हैं जो अब प्रेसिडेंट हैं, पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। और अब हमारे साथ राम सर भी हैं जो अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। तो पूरी टीम है हमारे साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट का जो सबसे बड़ा संगठन है क्रेडाई, ये वो पूरी टीम है जो दिशा निर्धारित करती है कि भारत के रियल एस्टेट को किस दिशा में लेके जाएंगे, जो चुनौतियां आएंगी उनको कैसे निपटने की कोशिश करेंगे। सर, आप सबका बहुत स्वागत है जी बिज़नेस पर। बमन सर, बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा आपका। हमने देखा 2 साल में काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स हुए। पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि विज़न पर आगे बात करेंगे, लेकिन ये जो 2 साल रहे आपके, ये कैसे रहे, इसको कैसे देखते हैं? मेरे 2 सालों में मैं 2 साल के पहले की स्टोरी, सिर्फ प्रेसिडेंटशिप की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंसी में ये ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम थी मेरे साथ जो सारा काम इतना स्वीटली कर रही थी कि हमें पता भी नहीं चला कि 2 साल का समय कैसे कट गया, और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। और इसके आगे हमारे शेखर भाई जो हैं उन्होंने कंधे से कंधा मेरे साथ काम किया है, और इसके आगे इनको पूरा सपोर्ट करके क्रेडाई को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की हमने सब ठान ली है। बिल्कुल। प्रेसिडेंट के दौरान बमन सर का जो कार्यकाल रहा वो हमने सबने देखा, लेकिन अब बात करनी होगी विज़न की कि आगे क्या होने वाला है रियल एस्टेट में। क्योंकि जो स्पीच था शेखर सर आपका, वो बहुत ही लाजवाब था। क्या क्या नहीं आपने बताया, मतलब हमने शायद इतना स्पष्ट और इतना खुलकर स्पीच कभी नहीं देखा कि एक डेवलपर होकर आप इतना खुलकर बोलें। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। और उसके बाद मैं जानना चाहूँगा सर कि अब आप किस विज़न के साथ चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अनाउंसमेंट आपने किए, मैं एक एक पर बात करूँगा। तो मैंने अनाउंसमेंट किया, हमने 5 एजेंडा पे ही फोकस किया है कि अगले 5 साल तक ये 5 एजेंडा पे क्रेडाई काम करेगा। तो पहला तो है स्किलिंग है, दूसरा है रिफॉरेस्टेशन का मुद्दा है, जो अर्बन फॉरेस्ट भी बनाना है और रिफॉरेस्टेशन भी करना है। तीसरा मुद्दा है डेटा, जो रेरा का डेटा है वो रेरा का डेटा पूरे इंडिया से इकट्ठा करके उसका डेटा एनालिटिक करके, यानी आपके पास फिंगर टिप पे डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितने लोगों को रोजगारी मिल रही है। एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम आवर ऐप इन नियर फ्यूचर। फोर्थ है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का, जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट साइकिल 5 साल 7 साल होता है, उसको रिड्यूस करेंगे तो कॉस्ट भी कम होगी और ईज़ ऑफ डूइंग भी बिजनेस होगा। तो ये 4-5 चीज़ें, और अफोर्डेबल हाउसिंग जो 5वां मुद्दा है। तो ये 5 चीज़ों पे हम फोकस करेंगे और इस पे काम करेंगे। राम सर, हमने देखा जैसे शेखर सर ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर फोकस होगा, एजुकेशन पर फोकस होगा, सस्टेनेबिलिटी पर फोकस होगा, ग्रीन बिल्डिंग पर फोकस होगा। यानी विज़न बिल्कुल साफ है कि अभी तक जो रियल एस्टेट अनऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ रहा था उसे पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश होगी। क्या फर्स्ट स्टेप्स होंगे आपके अगले 2 सालों में? नहीं, द विजन ऑफ आवर प्रेसिडेंट उसी को इम्प्लीमेंट करना है। आई हैव टू बी सपोर्टिंग हिम बिकॉज 2 साल जो भी है उनका स्ट्रेंथ में बनना है बस। सो वो जो विजन अभी लगा है ना, इट्स गोइंग टू बी बिग गेम चेंजर। द ईज ऑफ डूइंग का बिजनेस बताइए ना, एंड ग्रीन एनर्जी, आई मीन पूरा रिफॉरेस्टेशन करने का है, स्किल डेवलपमेंट का है, आई मीन एक्सेलेंट थिंग्स। आई मीन अक्रॉस दी, आई मीन रियल एस्टेट डेवलपर्स का इमेज बढ़ेगा उससे। So this is going to be, these 2 years is going to be game changer because he is a visionary. He talks less but does more and he is impactful भी है। I mean जो पकड़ता है उसको मतलब बहुत मजबूती से पकड़ता है, ऐसा छोड़ते नहीं। सो आई मीन 2 साल से हम देखा है, he just bulldozes, मतलब when it is a good thing he bulldozes, that is the strength he has। सो उसको मेरा 2 years का उनको सपोर्ट करना ही मेरा लक्ष्य है, उसी के मैं करते रहूँगा। अभी बुमन जी के साथ भी 2 साल में था एज ए सेक्रेटरी। आई थिंक यू शुड टेल हाउ वी वर्क टुगेदर। इट वॉज अ ग्रेट जर्नी वर्किंग विद बोथ ऑफ देम बिकॉज ऑलरेडी वी हैव ए ग्रेट कनेक्शन विद देम, बोथ ऑफ देम। जैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट था, प्रेसिडेंट था, मैं सेक्रेटरी था। सो इट वॉज, आई मीन वंडरफुल 2 years ऑफ माई करियर। सो इट विल बी कंटिन्यूड। पवन सर, आपने अक्सर हमने देखा है कि स्किल को लेकर काफ़ी आप फोकस रहे हैं, स्किल को लेकर काफ़ी ज़ोर देते रहे हैं। इस बार भी हमने देखा कि जो शुरुआती बात आपने कही वो स्किल को लेकर ही कही कि स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम इंडिया में देखते हैं कि एक तरफ तो स्किल लेवल की कमी भी है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी है। तो ये जो मिसमैच है इसको क्रेडाई किस तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेगा? देखिए, 6.5 करोड़ लोग
जो कैटेगरी 3 और 4 लेबरर्स जिसे कहते हैं, जो हाथ से ही काम कर सकते हैं और कुछ कर नहीं पाते, उनका रियल एस्टेट डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अब आप जो बेरोज़गारी की बात कर रहे हो, वो अगर हम लोगों को स्किल करें तो आप लिख लो, ये 3 डेवलपर्स यहाँ पे और हमारे जो 13,000 की फ़ौज है, वो करीबन डबल इसको कर सकती है नंबर्स में। करीबन 10 करोड़ लोगों को तो इमीडिएटली एम्प्लॉय कर सकती है, लेकिन उसमें स्किल नहीं है। आते हुए समय में इट इज़ नॉट ओनली नंबर्स बट टेक्नोलॉजी जो चेंज होगी, जिस गति से चेंज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों का जो हमारी डेवलपमेंट की पेस होगी, जो एक स्पीड होगी, उसे चेंज करने के लिए भी मुझे स्किलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आज की तारीख में आप देखें तो पुराने ज़माने में जो इलेक्ट्रिकल फिटमेंट्स थे उससे चेंज हो गए हैं, प्लम्बिंग फिटमेंट्स थे वो चेंज हो गए हैं, एलिवेटर्स की स्पीड करीबन 6 and 8 मीटर्स पर सेकेंड हो गई है, पहले 1.5 मीटर्स पर सेकेंड बहुत बड़ी बात थी। तो ये सारे चेंजेस के लिए भी हमें स्किल करना पड़ेगा लोगों को, और ये सारे स्किल्ड लेबर जो हैं, दे विल बी एबल टू वर्क विद द मशीन्स दैट आर देयर एंड फिर दे विल बी एबल टू गिव बेटर प्रोडक्ट। तो स्किलिंग बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे अर्निंग विद डिग्निटी जो हमारे लोगों को मिलेगी बिकॉज ऑफ गेटिंग स्किल्ड, वो रहेगा। और हमसे अच्छा कौन, हम इस फील्ड के डेवलपर्स हैं, हम जानते हैं किस तरह की स्किल्स की एक रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, हमारे मंत्री जी जो हमारे साथ आए थे, पीयूष गोयल जी, उन्होंने हमसे ये कहा कि इंडिया की बात तो है ही, बट हमारे डेवलपर्स को उन्होंने इनवाइट किया ऑस्ट्रेलिया में। वो वहाँ के मंत्री से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे आके घर बनाओ। तो घरों की रिक्वायरमेंट इंडिया में 7 करोड़ की शॉर्टेज है, आप देख लो तो ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो अगर हमारे स्किल्ड लेबर होंगे तो हम इन्हें नॉट ओनली एम्प्लॉय ओवर हियर बट इन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि स्किल की ज़रूरत भी है और हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, शेखर जी, आपने एजुकेशन की बात की। हम अक्सर देखते हैं कि रियल एस्टेट में जागरूकता की कमी है, एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, लेकिन उन सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है एजुकेशन के ज़रिए, जागरूक होने के ज़रिए। आपने एक अनाउंसमेंट किया है कि आप एक इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं जिसमें स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होंगे। तो इसके बारे में बताइए, किस तरह से इसको खोलेंगे, क्या रणनीति आपने बनाई है, अभी उसमें कितना काम हो चुका है, कब तक उसको रेडी करेंगे? ये जो यूनिवर्सिटी, रियल एस्टेट यूनिवर्सिटी हम बनाने जा रहे हैं, वो गणेश हाउसिंग का इनिशिएटिव है। और ये बहुत सालों से मेरे एक क्लोज टू हार्ट था कि भाई एक रियल एस्टेट के लिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, आज रियल एस्टेट में पोस्ट ग्रेजुएट लड़के मिल नहीं रहे और ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है, तो क्यों ना हम रियल एस्टेट का एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स चालू करें। तो वो आइडिया को लेके और IIM मॉडल को ध्यान में लेके हमने एक ये नया इनिशिएटिव लिया है। हमने एक लैंड आइडेंटिफाई की है, ऑलमोस्ट एक्वायर भी किए, 100 एकड़ का पूरा कैंपस होगा और उसके अंदर हम ये रियल एस्टेट के अलग अलग आयाम, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं अलग अलग रियल एस्टेट में, फाइनेंस भी है, तो उसके मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होंगे उसमें। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि आपने अरावली रेंज का जिक्र किया, आपने वेस्टर्न रेंज का जिक्र किया कि उसमें प्लांटेशन का काम करेंगे, रीफॉरेस्ट का काम उसमें करेंगे। आपने एक बड़ा फंड भी उसमें अनाउंस किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि चीज़ें बन तो जाती हैं लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। आपका जो सिटी चैप्टर है वो उसे मेंटेन करेगा, इसके पीछे की रणनीति क्या है? ऐसा है कि ट्री प्लांटेशन, ऐसे ही ट्री प्लांटेशन कर दिया, उसको तो मैं फ़ोटो अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। लोग फ़ोटो अपॉर्चुनिटी में ट्री प्लांटेशन कर, पर एक्चुअल में क्रेडाई को बदलाव लाना है, यानी इंडिया के एनवायरनमेंट में एक्चुअल में हेल्प करनी है। तो हमारे पास बहुत सारी टीम है, क्रेडाई के बहुत सारे सिटी चैप्टर्स है, और जहाँ पर ये माउंटेन रेंजेस है वहाँ पर ही मेरा सिटी चैप्टर है, हर एक जगह पे। तो हर एक, सपोज नासिक है, नासिक का मेरा सिटी चैप्टर नासिक के आजू बाजू में और पुणे के आजू बाजू में पूरा 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो ये वेस्टर्न घाट में आता है। तो ये 2 सिटी के मेरे जो डेवलपर्स है और उनके पास उनकी भी टीम है, अगर वो पूरा मॉनिटरिंग करेंगे तो एक बार प्लांटेशन तो हो जाता है, पर वो पौधों को पानी की भी ज़रूरत होती है,
बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत हो, एक बार उसको 3 साल मेंटेन कर दिया, वो एक पेड़ बन गया, तो 3 साल के बाद वो खुद में खुद बढ़ने लगता है। तो हमको 3 साल उसको टेक केयर करने की ज़रूरत है, तो हम 3 साल तक उसको टेक केयर करेंगे, फिर मॉनिटरिंग करेंगे कि कैसा चल रहा है। और आजकल नई सब टेक्नोलॉजी है, हम ऊपर से भी देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम में से कि भी कैसा डेवलप हो रहा है, ट्री फॉरेस्ट कैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। बिल्कुल। एक मिनट उसमें मैं कहना चाहता हूँ वेरी क्लियरली कि एक तो ये इनिशिएटिव जो है वो ऑलरेडी शुरुआत है। 50,000 के आसपास प्लांट्स तो हमने किए हैं हमारे कसारा हिल्स में, लेकिन अभी हमारी क्रेडाई MCHI की जो मुंबई यूनिट है वो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखने वाली है। हमारा जो कोस्टल रोड है उस पे 10 लाख ट्रीज़ प्लांट करने की हमें अपॉर्चुनिटी अगर दी जाए तो हमारे मेंबर्स 10 लाख ट्रीज़ वो कोस्टल रोड पे प्लांट कर देंगे। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जिस तरह से हम मौसम बदलता देख रहे हैं, मुंबई में भी अब पॉल्यूशन बढ़ने लगा है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, विज़न अच्छा है, टीम अच्छी है, जोश भी हाई है, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि चैलेंजेस हर इंडस्ट्री में हैं और तमाम चैलेंजेस का जिक्र आपने भी किया है। आपके ओर से ये जो चैलेंजेस हैं, इनको हल करने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, और सबसे बड़े चैलेंजेस आप किन्हें देख रहे हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से ख़त्म होना चाहिए? एनी बिग थिंग्स, अभी 10 लाख ट्रीज प्लांटेशन करके उसको मेंटेन करना बिग चैलेंज है, बट वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अभी जैसा भी प्रेसिडेंट साहब ने बताया, सो वी हैव बिग स्ट्रेंथ ऑफ 13,000 डेवलपर्स। सो डेवलपर का स्ट्रेंथ लेके ही अपन वी आर गोइंग टू मैन, इसमें क्या चाहिए, विल पावर चाहिए, देन मनी चाहिए। सो बोथ आर देयर, once both are there, definitely we are going to achieve those whatever the I mean skill का भी होगा, जो भी 5 point एजेंडा है ना, सब कुछ they are not simple things। the लक्ष्य जो लगाया है बहुत बड़ा लक्ष्य है, बट वो आसान से हो जाएगा बिकॉज कमिटमेंट है। अभी जो प्रेसिडेंट साहब का विजन है इसे कमिटेड, तो वंस ही इज कमिटेड, एंटायर टीम ऑफ 13,000 डेवलपर्स, उसमें आई डोंट से एवरीवन इज अलाइंड, बट डेफिनेटली मेजॉरिटी पीपल विल बी अलाइंड। इसमें एक पेड आई मीन लगा के उसको बड़ा हो गए तो कितना अच्छा लगता है अपने को। सो वी शुड गिव द ओनरशिप टू देम। सो ये जगह आई मीन आई हैव माई ओन फार्म, उसमें एक आदमी को आके पेड़ लगवाया, अभी बड़ा हो गया, वन दे कम आफ्टर 3-4 years, दे टेक ए पिक्चर, अभी इतना खुशी होता है। सो वैसे वी आल्सो गोइंग टू डेवलप सर्टेन थिंग्स विद आवर ओन टीम, and उसमें whatever the money is there we are ready to spend, so definitely it's going to be successful. We have done in Hyderabad also 1 lakh trees we have planted, so 3 years we maintained, it has come up very well. So the money, the willpower and हो रहा है तो ऑटोमेटिक हो जाता है। आपने बताया कि हम एक तरह से गोल्ड माइन है डेटा रेरा का, उसको कैसे उपयोग करने वाले हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी, लोगों को कैसे रियल एस्टेट में, जैसा अभी हम दुबई में देखते हैं, दुबई का एक ऐप है, हम लाइव देख लेते हैं कौन सा घर कहाँ बिका है, वैसी ट्रांसपेरेंसी हमारे वहाँ कब देखेंगे? देखिए दीपक जी, पहले तो ये ट्रांसपेरेंसी आ गई है। बायर के पास आज की तारीख में हर डेवलपर का चिट्टा पिट्ठा जिसे कहते हैं खुला पड़ा है। आप डेवलपर की आमदनी देख सकते हो, प्रोजेक्ट की फंडिंग देख सकते हो, उसकी फाइनेंसिंग देख सकते हो, कितने फ्लैट कौन से भाव में कब बिके हैं, सारा देख सकते हो। ये और बात है कि कोई इस डेटा को असीमित एक जगह में नहीं कर रहा। वो क्रेडाई ने ऐसे डिसाइड किया है कि हम करके लोगों को, जिसे कहते हैं एक रेडी कॉम्पेंडियम दे देंगे, ताकि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े, हम आपके लिए करके उसको एक अच्छे से इसमें डाल के दे देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? कस्टमरों को तो फ़ायदा होगा ही, राइट, बट डेवलपर्स को भी फ़ायदा होगा। कौन से एरिया में कौन से साइज़ के फ्लैट्स बिकते हैं, कौन से एरिया में क्या डिमांड ज़्यादा है, कौन से एरिया में क्या प्राइस लिया जा सकता है, और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, उस एरिया में किस तरह की सप्लाई आने वाली है, कितने फ्लैट्स बनने वाले हैं, कितना कमर्शियल बनने वाला है, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेटा जो है ना वो सब जगह है। उस डेटा को एक जगह सीमित करके उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, वापस मैं कहता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉब्लम होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम जिसे कहते हैं राइटली एनकैश करें दीपक, तो दैट इज़ द ट्रू पाथ। और वो रास्ता ही क्या जिसमें मुश्किलें ना हो। तो आई थिंक क्रेडाई जो है वो एज अ बॉडी ऑफ 13,000 प्लस डेवलपर्स
कोई किसी भी तकलीफ़ का सामना कर सकती है और किसी भी चैलेंज को पूरा हाथ में लेके उसका एक हल निकाल सकती है। बिल्कुल शेखर भाई, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि मौजूदा वक्त में शायद रियल एस्टेट के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इसको मैं दूसरे नज़रिए से देख रहा हूँ कि गुजरात से ही प्रधानमंत्री हैं, गुजरात से ही गृह मंत्री हैं, अब क्रेडाई के प्रेसिडेंट भी गुजरात से ही हैं, तो मेरे ख्याल से ये रियल एस्टेट के लिए बहुत स्वर्णिम दौर आने वाला है। पॉलिसी को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, पॉलिसीज़ में हमने देखा कई चीज़ें, इनफैक्ट सर हमने ऑस्ट्रेलिया में भी बात की थी कि हमने देखा कि रोड के हाईवे के ऊपर होटल बना हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पॉलिसी लेवल पर इंडिया में नहीं कर पाते हैं, जबकि किया जा सकता है। तो क्या वो जो फ्री सोच है वो हम इंडिया में ला पाएंगे, क्योंकि अब शायद आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले तो क्या है, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया कंट्री बहुत बड़ा है और उसका पॉपुलेशन कम है। हमको इंडिया की पॉलिसी अपने पॉपुलेशन, अपने डेवलपमेंट, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखनी चाहिए। तो पहली जो जिम्मेदारी सरकार की और डेवलपर की, पहली जिम्मेदारी है कि सबके लिए घर। तो सबके लिए घर के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक जो प्रोजेक्ट साइकिल है डेवलपर का 7 साल का है, उसको अगर हम 3 साल कर पाए, उसमें पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंज करने पड़ेंगे, अप्रूवल प्रोसेस में चेंज करने पड़ेगा। आज अप्रूवल अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे मिलता है, कहीं 6 महीने में मिलता है, कहीं 2 साल में, कहीं जगह पर तो 3 साल में भी मिलता है। तो अगर अप्रूवल का हमने टारगेट रखा है कि 100 दिन में अगर लैंड परचेस के बाद बिल्डिंग चालू करने की 100 दिन में अप्रूवल मिलती है, तो 2 साल वहाँ कट हो गए। 4 साल का प्रोजेक्ट साइकिल है डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी से अच्छे से ढंग से हम काम करेंगे तो वो 10 साल में कर सकते हैं। तो ओवरऑल 3 साल में अगर प्रोजेक्ट ख़त्म कर लिया तो काफ़ी सारा कॉस्ट सेविंग होगा, टाइम सेविंग होगा डेवलपर के लिए, और वो 7 साल में एक प्रोजेक्ट करता है उसकी जगह 2 प्रोजेक्ट कर पाएगा। तो इसका कस्टमर को भी बेनिफिट होगा, डेवलपर को भी होगा और गवर्नमेंट को भी होगा। तो प्रोसेसेस जो है गवर्नमेंट की प्रोसेसेस, उसको अभी कैसे, क्योंकि कुछ अप्रूवल्स रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट में 2 अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की लगती है, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट की लगती है। तो हमको स्टेट में भी एक मॉडल देना है कि ये मॉडल पे हमको वर्क करना है, और सेंट्रल में भी देना है। और गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, मुझे आशा है कि गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करेंगी, हम पॉजिटिव पॉलिसी लेके जाएंगे तो हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। जैसे मैंने पहले कहा, बिल्डर और नेशन बिल्डर यानी डेवलपर को 2 अलग डेफिनेशन दें, प्लीज़ दें। हर कोई एक झुग्गी झोपड़ी बनाता है, उसको भी आप बिल्डर क्लासिफाई कर देते हो, और हमारे जैसे जो टाउनशिप्स बनाते हैं उनको भी आप बिल्डर क्लासिफाई कर देते हो। जो पढ़ता है आपके या जो सुनता है आपकी दर्शक जो हैं, वो फिर इसको क्लासिफाई डिफरेंटली कर नहीं पाते। तो हमारी एक गुजारिश है आपसे, प्लीज़ जब आप डेवलपर्स की बात करें तो हर बार एक नेशन बिल्डर्स, डेवलपर्स ऐसा करके हमें इंट्रोड्यूस कीजिए, और बाकी आपको जिसको बिल्डर बुलाना है बुला दीजिए, सबको बुला दीजिए। नहीं सर, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि रियल एस्टेट में एंट्री बैरियर कोई नहीं है। एक छोटा सा एजेंट अगर किसी को बनना हो तो उसके लिए कोई ना कोई एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। इनफैक्ट रियल एस्टेट के ही जो एजेंट हैं उनको भी अब रेरा से एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, लेकिन डेवलपर बनने के लिए कोई एंट्री बैरियर नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक एंट्री बैरियर आप लोग को बनाना चाहिए। एंट्री बैरियर ऑलरेडी है, और मैं ये समझता हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी जो ये बिज़नेस की आज की तारीख में है वो लेट्स से 5 इयर्स बैक नहीं थी। आई वुड से 500% कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लायंस की वजह से बढ़ी है। और ये आज की तारीख में कोई भी डेवलपर नॉन कंप्लायंट हो ही नहीं सकता। उसको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डेवलपमेंट यूडी के रूल्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरनमेंट नॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर के रेरा के नॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह से फाइलिंग्स करनी पड़ती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यू कैन नॉट बी नॉन कंप्लायंट अगर आपको डेवलपर बनना है आज के समय में। तो वेदर देयर इज़ अ टेस्ट और नॉट, उसको छोड़ दीजिए। बाकी ये टेस्ट विदाउट अ सर्टिफिकेशन सारे डेवलपर्स आज की तारीख में लेते ही हैं। उसके लिए आप देखेंगे तो बड़े शहरों में स्पेशली कंसोलिडेशन हुए जा रहा है। जो पहले 3-4 लोग मिलके एक बिल्डिंग बना देते थे, उनकी संख्या घटती जा रही है, पूरी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। न्यूयॉर्क में इतने साल, मैनहट्टन, आज भी देयर आर अबाउट 8 या 9 डेवलपर्स जो करीबन 80% ऑफ द मार्केट का सप्लाई देते हैं, बट देयर आर 200 डेवलपर्स जो बाकी के 20% देते हैं। ये कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन डेवलपर्स जो ऑर्गेनाइज्ड होंगे वो बढ़ते जाएंगे और बाकी सारे घटते जाएंगे। ये आपकी और मेरी आज की बात है। 3 साल 5 साल के बाद जब हम वापस कोई मंच पे बात करेंगे तो आप मुझे सामने से बोलोगे कि आपने जो तब कहा था ये सत्य हो रहा है आज। डेफिनेटली सर, जब से कोविड आया है, कोविड के बाद में हमने
इन बीते 4-5 सालों में ये होता हुआ देखा है और आगे भी होता हुआ देखेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं धवल अजमेरा जी, जो अब क्रेडाई नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। धवल जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नई टीम के साथ, नए विज़न के साथ अब आपकी रणनीति क्या होने वाली है? थैंक यू सो मच। देखो, जैसे हम ये क्रेडाई की लीडरशिप में काम करते हैं और शेखर भाई जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है इस टीम में काम करने का। जो उनका विज़न है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के विज़न से हम आगे बढ़ते हुए कि होम्स फॉर ऑल जो करना है सबके लिए और इंडिया में होम्स फॉर ऑल करना है, वो विज़न को हम एक बेस बना के और कैसे फ्यूचर के घर होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सैवी होने चाहिए और बिज़नेस जब करे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होना चाहिए। ये 4-5 बेस ऐसे बनाए हैं और वो बेस से हम इस टर्म में और इस रणनीति में रियल एस्टेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ये इस तरह से गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे जहाँ पे हम अफोर्डेबल होम्स बना सके। अफोर्डेबल होम में बोलते हैं कि भाई साइज़ और प्राइस दोनों होती है, तो हमारी हमेशा से पुश रही है कि पूरे सिटी में हर इंडिया में एक प्राइस नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो उसके ऊपर है गए सस्टेनेबल होम्स जो आज की तारीख में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन होम्स, सस्टेनेबल होम्स, उसके ऊपर हम काम करना चाहेंगे। टेक्नोलॉजिकल सैवी होम्स, जैसे बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिधर से क्वालिटी और एफिशिएंसी और घर मकान जल्दी से जल्द बन सके, उसके ऊपर हम पुश करेंगे। और ये सब करते करते बिज़नेस में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस आए, ताकि एक घर और एक प्रोजेक्ट जो आम तौर से 5 से 7 साल लगता है, अगर वो 3 साल में पूरा है तो कैश फ्लो मूवमेंट, मैनेजमेंट और वो सब एफिशिएंसी बहुत बढ़ सकती है। तो ये विजन से हम आगे बढ़ेंगे। ज़ाहिर तौर पर विज़न अच्छा है, चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन उनके सामंजस्य को ही बनाने का काम क्रेडाई लीडरशिप कर रही है। उम्मीद है आगे भी और बेहतर काम करती रहेगी। एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो सो मच। मच।